Good morning, students. Hope you all are fit and healthy at your homes. Today we will start our unit 2, the state government. State government हमारी हर एक गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे होती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। और हर एक लेवल पे हर एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उन्हें लागू करते हैं एंड जुडिशियरी जो हमें जजेस करता है यानी कि न्याय दिलाते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर, हमारे 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया को राज्यों का देश कहा जाता है। और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव्स होते हैं यानी कि विधानमंडल विच कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर, यहाँ पे हैं गवर्नर होते हैं। लेजिस्लेचर 2 प्रकार की होते हैं, यूनिकैमरल और बाईकैमरल। बाईकैमरल यानी द्विसदनीय और यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इन सब में आपकी बाई कैमरल गवर्नमेंट है, जिसे आप विधान परिषद या विधानसभा कह सकते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री को चुनने एमएलएज यही मेन काम करते हैं। इसके बाद जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट डू यू मीन नॉन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, इसकी कंपोजिशन क्या है, वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। कंपोजिशन क्या है, आप ये लगा के चलिए कि जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये डायग्राम प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे इन्हें डायरेक्ट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स में हमारी विधान परिषद में इलेक्शंस होते हैं। ये लगा के चलिए कि ये आपकी एक यहाँ पे ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये एक आपका स्टेट है। इस स्टेट को हमने कई पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया है। हर एक पार्ट में एक क्या चुना जाता है भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर आप लगाएंगे तो ये लगा लीजिए इस हिस्से का एक पार्ट है। हर एक पार्ट का एक एमएलए होता है, हर एक पार्ट का एक क्या होता है, एमएलए होता है। तो यानी कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके जितने पार्ट्स हैं उतने वहाँ पे एमएलएज होते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज़्यादा एमएलए नहीं हो सकते और 60 से कम एमएलए नहीं हो सकते। सिर्फ एक मिजोरम, सिक्किम और गोवा थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे 60 मेंबर से कम हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करके रखते हैं, वही हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिवाइड करी है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए होता है और जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उतने एमएलएज। और ये जो एमएलएज होते हैं इलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट होते हैं, इन्हें एमएलए कहा जाता है। और यही एमएलएज आगे जाके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनकी एमएलएज जो होते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप टीचिंग की पोस्ट के लिए जाते हैं, अगर आप पीएचडी हैं या फिर आपको पीजीटी की पोस्ट चाहिए तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। हर एक चीज़ की क्वालिफ़िकेशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूछिए तो एलिजिबिलिटी इनकी क्या होती है भाई, सबसे पहले तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए यानी कि इंडिया का मेंबर होना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए इनकी। और क्वालिफ़िकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट या फिर लॉ के अकॉर्डिंग जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो इनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फिर हम आते हैं टर्म के ऊपर कि भाई कितने लंबे समय तक ये लोग काम करते हैं। टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी 5 साल तक रहती है, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट की हेल्प से। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 साल हो सकता है, 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन। इस इमरजेंसी के 6 महीने बाद हमें उन्हें फिर से दोबारा हम नहीं ला सकते। प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, अब यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या क्या हैं देखिए। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड अ डिप्यूटी स्पीकर। हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे एक स्पीकर होता है और एक डिप्यूटी स्पीकर होता है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर हमारे डिप्यूटी स्पीकर्स ही वहाँ पे काम संभालते हैं। द एमएलएज इलेक्ट देम अमंग देमसेल्व्स, और एमएलए इन्हें चुनकर लेके आते हैं। अब ये जो एमएलए हैं ये लगा के चलिए, जो हमारी ये लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ के ये एमएलएज हैं, यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हमारी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है एक स्टेट की। और यहाँ पे जब इलेक्शंस सारे एमएलएज इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर आपका स्पीकर होता है और स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर सारे एमएलएज और जितने भी मिनिस्टर्स आपके हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं। तब यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई नई चीज़ करनी है तो उसके लिए बिल पास कराए जाते हैं। सारे काम आपकी इस लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। यहाँ पे 3 पार्टीज़ आपकी बैठे रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर रूलिंग पार्टी,
रूलिंग पार्टी यानी कि जो रूल कर रही है, जो सरकार अभी शासन में है। सेकंड वन इज़ योर अपोजिशन पार्टी यानी कि जो उसके अपोजिट है। एंड थर्ड वन इज़ योर इंडिपेंडेंट पार्टी यानी कि जो अभी इंडिपेंडेंट रूल कर रही है वहाँ पे अपने आप। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज होते हैं, ये मत मान के चलिएगा कि वो सारे रूलिंग पार्टी के होते हैं, नहीं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। यानी कि अपनी जगह से जो खड़े हुए जीते हैं वो एमएलए, या तो आप लगा लीजिए कांग्रेस के भी हो सकते हैं, चाहे बीजेपी के भी हो सकते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट पार्टी के भी। आगे आ जाइए, ये था हमारा विधानसभा के बारे में। अब आ जाइए विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद में वही एमएलएज होते हैं, कैन नॉट लेस देन 40 और मोर देन 1/3 ऑफ द एमएलएज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। जितने एमएलए हैं उसके 1/3 हो सकते हैं, या फिर लेस देन 40, 40 से कम होने चाहिए। कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हलवा बनाते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं, वो हलवे की कंपोजिशन होती है। उसी तरह विधानसभा की कंपोजिशन थी कि 500 से ज़्यादा कम होने चाहिए और 60 से ज़्यादा हमारे एमएलए होने चाहिए। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे विधान परिषद की कंपोजिशन क्या है। विधानसभा परिषद की कंपोजिशन को आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा, 1/6 गवर्नर के द्वारा, 1/12 टीचर्स एंड 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा। एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स, एलिजिबिलिटी क्या है कि 30 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 साल, उसमें 25 था विधानसभा में, विधान परिषद में 5 साल ज़्यादा है, 30 ईयर्स है। और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का मेंबर बनना है तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा, एंड यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब टर्म, इनके सामने भाई क्या टर्म रखी जाती है, तो टर्म देखिएगा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ परमानेंट बॉडी इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स शेल रिटायर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एवरी मेंबर इन 6 ईयर। यानी कि कोई 5 साल का यहाँ नहीं है, बट क्या कह रहे हैं कि 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं उन्हें हर 6 साल में, हर 2 साल में उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। और एक मेंबर की जो टर्म होती है, यानी कि कितने दिन तक वो भाई अपनी सीट पर रहेगा, वो 6 साल से ज़्यादा नहीं है। प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, अब यहाँ पे देखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पे चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन है फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। दे प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे हाउस आपके विधानसभा और विधान परिषद से लिया गया है। नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब फंक्शन क्या होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर के। स्टेट लेजिस्लेचर काम क्या क्या करता है। सबसे पहला काम जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर का होता है दैट इज़ मेकिंग लॉज, यानी कि कानून बनाने का कार्य। अब लेजिस्लेचर मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था कि लेजिस्लेचर जो होता है वो कानून बनाने के सारे काम लेजिस्लेचर करता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स आते हैं जो उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, और थर्ड वन इज़ योर जुडिशियरी, यानी कि जो उन्हें जज करते हैं या काम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, वाटर, ये सारे रिलेटेड हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 47 अलग से और कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड की गई है इसमें। मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज़। ये पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन किस हिसाब से लॉ बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन कॉल्ड अ बिल। अगर आप कोई नया कानून बनाना चाहते हैं या किसी पुराने कानून में संशोधन करना चाहते हैं तो उसे बिल कहा जाता है। अ बिल ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट or concurrent list can be introduced in either house of the legislature। क्या कह रहे हैं कि जो बिल है, जिस सब्जेक्ट पे आप लेके आए हैं, वो लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा जाता है हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में। बट द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लेजिस्लेचर असेंबली। लेकिन अगर मनी बिल है तो वो सिर्फ आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है। द बिल इज़ डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन 3 स्टेजेस। जो बिल कानून आप पास कराना चाहते हैं या आप किसी कानून में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है या डिबेट किया जाता है, यानी वाद विवाद किया जाता है 3 स्टेजेस में।
ठीक है। और हर एक जो हाउस है उसमें उसके बारे में वोटिंग की जाती है। इन द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस वोट फॉर द बिल। और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं भाई, बिल के लिए वोट करते हैं कि इसके ऊपर कितना खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल में संशोधन सही है नहीं है, नया बिल पास होना चाहिए या नहीं, उसके लिए आपकी वोटिंग्स होती हैं। When the bill is passed, और जब दोनों हाउसेज में बिल को पास कर दिया जाता है, of the legislature of the state is sent to the governor of his assent to the bill। उसके बाद जब विधान परिषद और विधानसभा में आपका बिल पास हो गया, उसके बाद उस बिल को गवर्नर के पास भेजा जाता है। इट बिकम अ लॉ आफ्टर द गवर्नर्स असेंट। और जब गवर्नर उसे पास कर देता है तो वो आपका एक कानून बन जाता है। अगर गवर्नर, लगा लीजिए, अगर गवर्नर ने पास नहीं किया और गवर्नर उसे रिटर्न कर देता है टू द लेजिस्लेटिव विद सजेशंस, अपने कुछ नए सुझाव के साथ कि भाई इसमें ये सारे बदलाव और करने चाहिए, द लेजिस्लेचर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशन एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर असेंट। अब लगा लीजिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया या कर लिया और वापस गवर्नर के पास भेज दिया, दिस टाइम द गवर्नर शैल नॉट विद होल्ड हिज असेंट टू इट। और इस बार गवर्नर ज़रूरी नहीं है कि उसे असेंट करे, यानी कि उसके ऊपर साइन करे या ना करे। तो पहला काम तो भाई आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का ये हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर का ये हो गया कि कानून बनाता है और किस हिसाब से बनाता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है। द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, इट कैन क्वेश्चन द पुलिस एंड वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो कानून लागू कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर मैंने एक लॉ बनाया, उस लॉ को लागू करने के लिए हमने जिन लोगों को रखा है उनसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि आप अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स दैट we can question to them. During some fixed hour, the assembly of the council members can question the minister of the state executive and draw their attention to the important issues। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम important issues पर कुछ घंटे बाद काउंसिल मेंबर्स की हेल्प से उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव से। तो यानी कि ये हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ काम कि भाई हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कानून बनाए, फिर हमने आपके कानूनों को चलाया, फिर हमने जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनकी हेल्प से क्या किया है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा और ढंग से क्यों नहीं हो रहा है। इफ़ द मिनिस्टर डू नॉट सेटिस्फाई द लेजिस्लेटिव द आंसर। अब लगा लीजिए जो मिनिस्टर है जो हमने उस काम के लिए रखा, अगर वो ढंग से आंसर नहीं कर रहा है और जो हमारा लेजिस्लेचर है वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके आंसर से, द विधानसभा में पास अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हम एक क्या पास करते हैं भाई, हम वोट करते हैं कि हम इनके कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे हैं एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन रिज़ाइन। और उस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है अगर अपना काम कोई ढंग से नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट क्या है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मूव एन एडजर्नमेंट मोशन ऑफ डिस्कस एंड अर्जेंट इश्यूज़। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, उनके ऊपर हमारे स्टेट लेजिस्लेचर एकदम से मीटिंग बुला सकते हैं, जिसे आप अर्जेंट मीटिंग कह सकते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड इंडिया एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्य सभा। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करता है इलेक्शंस में ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब इंडिया के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्य सभा। ये थे आपके किसके काम, सारे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब आ जाइए द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है वो देखिएगा। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, यहाँ पे आपके गवर्नर जी आ जाते हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। इस चीज़ को आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन कौन है। गवर्नर है जो आपके ऑफिशियल हेड होते हैं स्टेट के, और आपके चीफ मिनिस्टर और आपके चीफ मिनिस्टर हैं जो कि रियल हेड होते हैं स्टेट के, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल एक, उसके बारे में बात करें। अब सबसे पहले बता रहे हैं आपके गवर्नर के बारे में। There shall be a governor of each state, however the same person can be appointed as a governor of 2 or more state। किसी गवर्नर को ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही राज्य का उसे गवर्नर बनाया जाए, वो 2 से 3 राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है। द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यही होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जितने भी कार्य होते हैं वो गवर्नर के साइन के बिना नहीं किए जाते। द रियल फंक्शनरी इज द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
यानी कि सामने किसको रखा गया है, गवर्नर को, लेकिन जो रियल पावर्स होती हैं वो आपके चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, यानी कि उनकी भी राय इसमें, रियल फंक्शनरी उनकी होती है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर कैसे अपॉइंट किया जाता है भाई, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। ही और शी, या तो ये लेडी हो सकती है या मेल या फीमेल, होल्ड ऑफिस जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इनका टर्म मतलब टाइम कितना होता है, 5 साल तक ये रहते हैं। बट ही और शी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्लियर ऑल्सो। लेकिन अगर हमारे प्रेसिडेंट चाहें तो इन्हें पहले भी इनके पद से हटा सकते हैं। अब गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी होती हैं वो देखिएगा। इनकी एज कम से कम 35 ईयर होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ही और शी नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट। अगर ये गवर्नर की पोस्ट पे हैं तो उसके बाद ये किसी ऑफिस में और कोई प्रॉफिट की पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। एंड ही और शी मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के और के मेंबर नहीं होने चाहिए। पावर्स एंड फंक्शंस, अब जो हमारे गवर्नर हैं उनके हाथ में कौन कौन सी पावर होती हैं या उनके कार्य क्या क्या होते हैं वो देखिएगा। दे अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। ये लीडर को अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर जो हमारे स्टेट के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं। यानी कि जब अपॉइंट होते हैं तो विदाउट हिज साइन और विदाउट हिज सिग्नेचर, अपॉइंटमेंट, परमिशन उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता। ही और शी अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बाकी मिनिस्टर्स को ये मुख्यमंत्री की सलाह से अपॉइंट करते हैं। मेक ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिस इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द मेंबर एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द एडवोकेट। बाकी जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं उन्हें भी ये अरेंज करते हैं। गवर्नमेंट रिकमेंड द स्टेट एनुअल बजट। स्टेट का एनुअल बजट ये प्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। एज अ discretionary power when not single party gets a clear majority in the assembly, the governor can use a discretion in appointing the chief minister। अगर कभी लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक मत नहीं आता है तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। and the governor has the power to summon and dissolve the legislative assembly on the recommendation of the chief minister। chief minister की हेल्प से ये legislative assembly को क्या कर सकते हैं, dissolve या summon यानी रद्द भी कर सकते हैं और एक साथ अगर कभी emergency हो तो उसे बुला भी सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये चीज़ क्या है ये देखिएगा बेटा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इलेक्शन ऑफ एमएलएज। हमने इसके इलेक्शंस के एमएलएज के बारे में पढ़ ही लिया है कि एमएलएज कौन होते हैं। आपके स्टेट में जितने भी पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है उतने एमएलएज वहाँ पाए जाते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वन मोर देन द हाफ नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजॉरिटी। अब ये देखिएगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे 60 एमएलएज हैं, कितने एमएलएज हैं भाई, 60 एमएलए हैं। अगर 60 एमएलएज में से मेरे पास जीतने के लिए मुझे कितने चाहिए भाई, कम से कम 31 क्या चाहिए जीतने के लिए, एमएलएज की मुझे वोट चाहिए। अगर मैं अपनी पार्टी को लेके आना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 31 कैंडिडेट चाहिए। तो वही होता है जो मेजॉरिटी में आता है उसकी पार्टी बनती है। सो आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट देयर लीडर। वो अपने लीडर्स को चुनते हैं, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं ऑन द गवर्नर्स इन्विटेशन। याद रखिएगा कि गवर्नर के इन्विटेशन या साइन के बिना नहीं बनते। इफ़ नो पार्टी विंस अ क्लियर मेजॉरिटी, और अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं जीतती है, इन सच अ केस द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट कोalition और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज़ इनवाइटेड टू बी गवर्नर टू फॉर्म द स्टेट ऑफ अ गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे जो गवर्नर होते हैं वो सिंगल लार्जेस्ट, अगर कोई पार्टी है लार्जेस्ट कोalition से कोई जीता है तो उसको चुनते हैं और बुलाते हैं एज द अपॉइंटमेंट। द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द लीडर एज द चीफ मिनिस्टर। फिर हमारे गवर्नर उन्हें अपॉइंट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की ही रिकमेंडेशन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जो शासन में आती है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। जैसे कि अभी लगा के चलिए शासन कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी है रूलिंग पार्टी। ऑल द अदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी आर कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। मैं आपको तीनों के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ दैट व्हाट यू मीन बाय द रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी एंड द इंडिपेंडेंट पार्टी। टर्म देखिए,
5 साल का होता है, ठीक है, वही सेम 5 ईयर्स का हम लेकर चल रहे हैं। सॉरी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जो मुख्यमंत्री है उसकी पावर क्या होती है या फिर उसके कार्य क्या क्या होते हैं। रियल हेड होता है स्टेट का, ठीक है। सुपरवाइज द वर्क ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स की पूरी की जो काउंसिल है, जितने भी मिनिस्टर्स उनके नीचे काम करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करता है कि किस तरीके से ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ही और शी डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है, पोर्टफोलियोज बनवाते हैं। He or she presides over the meeting of the cabinet and the council of minister and communicate all decisions made to the governor। गवर्नर की हेल्प से मीटिंग्स बुलाता है और सारी चीज़ें एक जगह बैठ के ये डिसीजंस लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सक्सेस होती है या फेल होती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आपके चीफ मिनिस्टर की होती है। रेजिग्नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर इज ट्रीटेड एज अ रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है अपनी पोस्ट से तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी सरकार जो उनकी वहाँ उस जगह पे है, उस स्टेट में है, वो पूरी रिज़ाइन कर रही है, गिर चुकी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है क्या? जो इन्होंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी रिज़ाइन माना जाता है। 3 कैटेगरीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिवाइड करी गई है। इसमें पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बिल्कुल भागीदार होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इफ़ अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज पास्ड, अगर लगा लीजिए हमारे लिए असहमति का वोट पास हो रहा है बाय द असेंबली अगेंस्ट एनी मिनिस्टर, द एंटायर मिनिस्ट्री हैज़ टू रिज़ाइन, तो उसके लिए पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना होगा। अब काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उसकी पावर्स और फंक्शंस देख लीजिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के। ईच डिपार्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट इज़ हेडेड बाय अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे इरीगेशन का है, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डिपार्टमेंट को स्मूथली चलाना। इट फॉर्मुलेट एंड डिसाइड्स द पॉलिसी ऑफ द स्टेट एंड इम्प्लीमेंट दैम इफेक्टिवली। अपने कार्यों को, अपनी पॉलिसीज़ को लाना और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करके उनको सुचारू रूप से चलाना, वो इनका कार्य होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। इंश्योर सिक्योरिटी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। लोगों की ज़िंदगी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। All major appointments of the states are made by the governor on the advice of the council of ministers। गवर्नर की हेल्प से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से सारी अपॉइंटमेंट्स यहाँ स्टेट में होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिल आर इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्स की जो मेजॉरिटी होती है उन्हें लाना, सामने दिखाना, पास कराना, सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है। इट प्रिपेयर द बजट, ये बजट भी प्रिपेयर करते हैं। एंड डिसाइड द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। स्टेट के टैक्स स्ट्रक्चर को और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को भी ये डिसाइड करते हैं। लास्ट आ जाइए, आपके 2 टॉपिक्स बच जाते हैं। नेशन स्टेट रिलेशन। नेशन स्टेट रिलेशन क्या है? देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियस है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 में डिवाइड है। येट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लार्जर नंबर ऑफ पावर, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन उसके पास पावर्स ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज। द स्टेट लुक टुवर्ड द सेंट्रल फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा अपनी सारे काम कराने के लिए किसकी तरफ देखना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पावर्स ज़्यादा हैं। यूनियन टेरिटरीज़, India has 8 union territories. They are governed by the President of India through Lieutenant Governor, Chief Commissioner, Administrator। 8 यूनियन टेरिटरी हैं जिन्हें प्रेसिडेंट सीधा अपनी निगरानी में रखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर की हेल्प से। यूनियन टेरिटरीज लाइक पांडिचेरी एंड दिल्ली हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी हैं कहाँ पे? पांडिचेरी में और दिल्ली में, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये देख लीजिएगा। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना मत भूलिएगा, बिकॉज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे होते हैं वो पूरे चैप्टर की एक समरी होता है।
Goodbye, stay safe, stay healthy at your home. We will come soon with our next video.